हाय गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एग्ज़ाम बस अब 2 दिन बचे हैं और ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरी आ रही है, चाहे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो या चाहे इंटर के स्टूडेंट्स हो, कि सर हमसे पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो ही नहीं पाता और अभी भी हमें डर लग रहा है कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा कि नहीं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखो, अगर तुम ना पहले दिन से एग्जाम हॉल के अंदर घुसने से पहले ही अगर ये मेंटेलिटी क्रिएट करके जाओगे ना कि मुझसे तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं होने वाला हूं, तो फिर अगर होना होगा भी ना, अगर छोटा पेपर भी आएगा तो भी तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुमने वो माइंडसेट क्रिएट करके गए थे। सबसे पहले तो ये माइंडसेट क्रिएट करके जाओ कि मुझे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है। पॉसिबल है, इवन दो एफआर का पेपर बहुत लेंदी आता है, एडवांस अकाउंट्स का पेपर भी लेंदी आएगा। और मैं सिर्फ ये दोनों पेपर के बारे में नहीं, मैं आपको ये जनरल गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो, एज वेल एज आपके अटेम्प्ट, आपका जो पेपर होगा उसमें सीक्वेंस क्या होगा, एमसीक्यू पहले करें कि बाद में करें, और हम स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को कैसे यूज करें। अब ध्यान से सुनिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं सर हाउ टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर। पहला है माइंडसेट। सबसे बड़ी चीज होती है माइंडसेट। यहां पर लास्ट के 2 दिनों में मैं तुम्हें चैलेंज से बोल रहा हूं, एग्री अगर करो तो मुझे जरूर बताना। आखिरी के 2 दिनों में पढ़ाई कम काम आती है और माइंडसेट और कॉन्फिडेंस ज्यादा काम आता है। अगर इस बात पे एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक जरूर करना। तो यहां पर तुम्हारा माइंडसेट है कि यार कैसे मुझे करना है, मुझे पता है कि बस कुछ भी हो जाए मुझे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क मिलना भी जरूरी है। अब मान के चलो कि तुम्हारा हर मार्क के लिए, फॉर एवरी मार्क तुम्हारे लिए 1.5 मिनट्स है तुम्हारे लिए। तुम बोलोगे सर 1.5 मिनट्स के हिसाब से तो सर 150 मिनट्स हुए, सर हमारा पेपर तो 3 घंटे का है, हमारे पास तो 180 मिनट्स है। बेटा मान के चलो कि तुम्हारे पास 1.5 मिनट है, ताकि तुम स्टार्टिंग के पहले मिनट से तुम उतनी स्पीड रखोगे। आमतौर पर देखा गया है कि बच्चा लास्ट का 1 घंटा बहुत ही फास्ट चलता है और स्टार्टिंग में जमा जमा के लिखने के चक्कर में स्टार्टिंग के 2 घंटे में वो पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, पहले से ही भाई घड़ी में देख के चलना है कि मैं ये 8 मार्क का पेपर, 8 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहा हूं अटेम्प्ट, मतलब मेरा 12 मिनट में हो जाना चाहिए। जैसे जैसे तुम हर एक मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हो, मान लो तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 7.5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। अरे भाई 10 मार्क का कोर्स कर रहा हूं तो 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन उठाते जाओगे, मार्क्स देखते जाना कितने मार्क्स का है और घड़ी से मिलाते जाना कि मेरा इतनी देर में हो जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बता दूं कि पेपर में ना फॉर्मेटिंग, जैसे वो लाइन खींच के आना, वो सब करना जरूरी नहीं है। मैंने रैंकर्स की भी कॉपी देखी है, जरूरी नहीं कि वो लाइन खींचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रॉपर फॉर्मेटिंग जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि लाइन वाइन खींच रहे हो। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आपकी कहीं पर काटा मिट्टी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप उस फिगर को पूरा काटो और वापस से पूरा फिगर लिखो। ऐसा नहीं कि आपने लिखा 5 6 2 3, फिर आपको लिखना था कि यार ये तो 3 होना था, तो आपने ऐसे ही ओवर राइटिंग कर दी। ओवर राइटिंग मत करना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। तो तुम्हारे पास 150 मिनट्स है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्स्ट्रा जो तुम्हारे पास 30 मिनट है वो तुम्हारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन होता है, इंटरमीडिएट वालों के लिए अमेलगमेशन का क्वेश्चन होता है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वहां तुम्हारे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे तो चलता है, कोई बात नहीं है, होने दो। पर अगर तुम शुरू से ये पर्टिकुलर माइंडसेट मेंटेन करोगे ना, तो जो ज्यादा टाइम जहां क्वेश्चन में लगना होगा वो तुम्हें ये वाले 30 मिनट एक्स्ट्रा काम आ जाएंगे। पहली बात तो ये। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो है 5 मार्क का क्वेश्चन पर 7.5 मिनट में भी नहीं, 6 मिनट में हो गया, तो तुम्हारा 1.5 मिनट भी बच गया। वो 1.5 मिनट में हो सकता है तुम्हारा कोई एक सिंगल एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा 30 मिनट इसीलिए मान के चलो कि किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हारे ज्यादा टाइम लग सकता है, किसी में हल्की फुल्की काटापीटी हो सकती है। अच्छा, काटापीटी से याद आया कि जो आपको पेपर का आंसर शीट मिलता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने के लिए, उसके आखिरी के 2 पेजेस तुम रफ के लिए छोड़ देना और ऊपर प्रॉपर हेडिंग डालना रफ वर्क, और बाद में जब रफ वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसको काट के आ जाना, ठीक है ना। तो ऊपर रफ वर्क जरूर कर देना, प्लीज प्लीज कुछ भी साइन मत डालना। लास्ट के 2 पेजेस में रफ वर्क की हेडिंग डाल के और लास्ट में काट के आना। जो भी तुम रफ वर्क करोगे, कोई जर्नल एंट्री करके देखनी है, कोई कैलकुलेशन करके देखनी है, तुम्हारा किसी का वर्किंग नोट के लिए जरूरी नहीं है वर्किंग, पर अलग से तुम्हें रफ वर्क करना है तो उसके लिए तुम्हें रफ वर्क बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अच्छा, ये वाली बात हो गई। तो तुम्हें 30 मिनट एक्स्ट्रा मान के चलने हैं कि तुम्हें वो काम आएंगे। तो हमेशा 150 का ध्यान रखना हर पेपर में। ट्राई टू कवर 35 मार्क्स पेपर इन
फर्स्ट 1 आवर, स्टार्टिंग के 1 आवर में कोशिश हो सके तो 30 से 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। पर इस चीज को ना दबाव में मत लेना, प्रेशर में मत लेना। अगर मान लो 28 मार्क्स का भी पेपर हो रहा है, 25 मार्क्स का भी पेपर होता है, ठीक है, चलेगा, मेरे पास 2 घंटे और पड़े हैं, आराम से कर लूंगा, कोई बात नहीं। पर अगर हो सके तो 35 मार्क्स स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में, 1 आवर में हो जाएगा, करना हो जाएगा, ऐसा मान के चलना कि तुम्हें यह करना है। अब सर ये कैसे करेंगे, सर ऐसा हमें कैसे करना है? देखो सिंपल सा बता रहा हूं, अभी आगे सुनो, सीक्वेंस से तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि स्टार्टिंग के 1 आवर में तुम 35 कैसे कर सकते हो। सीक्वेंस ऑफ द अटेम्प्ट। अब सबसे पहले आता है कि सर एमसीक्यू पहले करें कि सर एमसीक्यू बाद में करें। तो देखो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा जो एमसीक्यू आएगा वो मेजरली केस सिनेरियो बेस्ड ज्यादा आएगा, और सिंगल एमसीक्यूज भी आ सकते हैं 2-3, जैसा कि एमटीपी में दिख रहा है। मैं अभी ये जो बता रहा हूं वो एमटीपी के बेसिस पे बता रहा हूं, तो एमटीपी के हिसाब से थोड़े बहुत सिंगल एमसीक्यू भी आएंगे। भाई साहब सिंगल एमसीक्यू तो तुम पहली फुर्सत में निपटा लेना, बिकॉज वो 1 लाइनर 2 लाइनर एमसीक्यूज होंगे, तो हो सकता है वो तुमसे बन जाए। पर अगर नहीं भी बनेंगे तो शुरू में जब तुम स्टार्टिंग के 5 मिनट में वो 2-3 अगर सिंगल एमसीक्यूज होंगे ना, अगर तुम उनके क्वेश्चन भी पढ़ लोगे और अगर तुमसे वो अटेम्प्ट नहीं भी हो पा रहे हैं, तो वो तुम्हारे माइंड में समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये सिंगल एमसीक्यूज है। जब आगे तुम डिस्क्रिप्टिव पेपर करोगे ना, तो तुम्हारा उससे हो सकता है दिमाग में आ जाए याद कि अच्छा हाँ यार ये वाली चीज तो मेरी सिंगल एमसीक्यू में मुझे काम आ रही है, हाँ इसका आंसर यही है। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर सिंगल एमसीक्यूज, जो 2-3 सिंगल एमसीक्यूज आएंगे, वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना। अब बात आती है सर केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का क्या करूं? केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज को मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूं कि बाद में अटेम्प्ट करूं? मैं आपको इसमें बोलूंगा, देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये सीक्वेंस मुझे लगता है हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो होता है ना, पहले पूरे शरीर में पूरी आग लग जाए, पूरी एनर्जी आ जाए, हमारी बिल्कुल एफिशिएंसी अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाए, उसके बाद अगर हम केस सिनेरियोस पढ़ेंगे तो हम फास्ट पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम अगर केस सिनेरियोस पढ़ेंगे ना तो हम स्लो रहेंगे। तो मेरा पर्सनल मानना है कि आपको केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज 1 या 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने के बाद करना चाहिए, क्योंकि 1 से 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने के बाद आपकी ना बिल्कुल शरीर में ना 100% एफिशिएंसी आग लग चुकी होगी। उसके बाद जब आप केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पढ़ोगे ना, 1-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद, तो आपसे ये जल्दी जल्दी होने लगेगा। दूसरी मैं आपको बात बताऊं, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जब पढ़ोगे, मैंने ये अपने वीडियो में भी बताया हुआ है कि आपको पूरा केसेस पहले नहीं पढ़ना है, आपको पहले उनके रिस्पेक्ट में जो भी उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 4 या 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस पढ़ लो पहले कि हाँ यार ये क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है। जैसे वो बोल रहा है कि भैया पीपी की कॉस्ट क्या होगी, पीपी के बताइए इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि केस सिनेरियो में आपको पीपी की कॉस्ट के बारे में फिगर्स को ढूंढना है। तो आप केस जब पढ़ोगे, उनके क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, उनके एमसीक्यूज पढ़ने के बाद जब केस पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल आप ना इस तरीके से पढ़ोगे कि आपको तो बस शिकार चाहिए, कि आपको पता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, फिर आप शिकार को ढूंढने के लिए केस सिनेरियो पढ़ोगे। तो पहले आप केस सिनेरियो मत पढ़ना, पहले उनके एमसीक्यूज सारे पढ़ लेना, और एमसीक्यूज पढ़ने के बाद इस ऊपर से जब केस सिनेरियो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा फिगर किस लिए तुम्हें चाहिए। तो 1 से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद ही केस सिनेरियो करो तो ज्यादा बेटर है। केस सिनेरियो को सबसे लास्ट में भी मत रखना, नहीं तो पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे, और पैनिक सिचुएशन में आने की वजह से क्या होगा कि तुम्हारे 30 मार्क्स कहीं ना कहीं स्टेक पे आ जाएंगे। 30 नहीं तो कम से कम 24-25 मार्क्स तुम्हारे स्टेक पर आ जाएंगे। तो इसको तुम 1 से 2 क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद ही करना। अब आते हैं सर स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को कैसे हम यूटिलाइज करें। मेरे हिसाब से 15 मिनट्स तो नहीं, 12-13 मिनट तुम्हें मिलेंगे। 12 मिनट तुम्हें इफेक्टिवली मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉपी वॉपी तुम्हें भरनी पड़ेगी, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स उनकी फॉलो करनी पड़ेगी। तो 12 मिनट्स को कैसे करें? एमसीक्यूज तुम नहीं करने वाले हो, पढ़ने वाले हो तुम। 12 मिनट के अंदर तुम अपने बेस्ट 4 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में से सिलेक्ट करने वाले हो। सर बेस्ट 4 क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तुम्हारे पास आएंगे कुल मिला के 6 क्वेश्चन, 6 में से तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कंपलसरी। तो कंपलसरी क्वेश्चन को तुम पढ़ के क्या उखाड़ लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंपलसरी आएगा उसको मत पढ़ना, और जो अगले 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें से तुम्हें एक हटाना है, एक चॉइस में छोड़ना है, और बेस्ट तुम्हें अपने 4 सिलेक्ट करना है, तो तुम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव में, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक तुम जल्दी से जल्दी रीड कर लेना और सिलेक्ट कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन तुम छोड़ने वाले हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों में से कौन सा छोड़ूं समझ में नहीं आ रहा, इसमें ए आता है बी नहीं आता, इसमें बी आता है इसमें ए नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तो वो तो तुम उस टाइम पर ये डिसाइड करोगे कि यार किसका वेटेज ज्यादा है, या तुम किसमें अपना बेस्ट दे सकते हो। कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा, तो तुम्हें बस यहां पर ये ध्यान रखना है कि किसमें तुम अपना बेस्ट दे सकते हो। अगर तुम्हें ए आ रहा है और इसका तुम्हें बी आ रहा है, तो यार तुम बी को ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाओगे, ए को बहुत अच्छे से कर पाओगे, और इसका भी तुम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से लिख के आओगे कुछ भी होगा तो वो चीज ध्यान रखना।
वो वैसे तुम सिलेक्ट करके चलना। तो तुम्हें अपने बेस्ट 4 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में से सिलेक्ट करके रखने हैं। तुम्हें ना एमसीक्यूज पढ़ने हैं, ना तुम्हें डिस्क्रिप्टिव का पहला क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि वो कंपलसरी है। अटेम्प्ट बेस्ट एंड इजी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले अब मैं यही बता रहा हूं कि जो मैंने तुम्हें बोला था कि फर्स्ट 1 आवर में तुम्हें 35 मार्क्स करने, तो वो तुम्हें कैसे करने, थोड़ा बहुत सिंगल एमसीक्यू से तुम्हारे 4-5 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर तुम्हारा 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव भी हो गया, 5 मार्क्स तुम्हारा सिंगल एमसीक्यू से हो गया कवर, और अगर 30 मार्क्स का तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव भी कवर हो गया उस पर्टिकुलर 1 आवर में, तो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे बाकी के 2 घंटे बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे से सुपर कॉन्फिडेंट तरीके से जाने वाले। पर मैं 35 बोल रहा हूं तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि 35 ही हो, 30 से 35 के बीच का ध्यान रखना, ठीक है। सीक्वेंस डजंट मैटर। मान लो तुम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, फिर 1 के बाद सीधा सीधा 4 नंबर कर रहे हो, या सबसे पहले तुमने शुरुआत किया डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 6 से, कोई बात नहीं। 6 का तुमने ए किया, बी नहीं किया, बी तुमने बाद में किया, कोई बात नहीं। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। मैंने पर्सनली बहुत सारी कॉपीज देखी हैं, सीक्वेंस में मत जाना, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक स्ट्रेटेजी रहेंगी आप सबके लिए, ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को कर पाओ। एंड लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि आखिरी दिनों में, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले मैं आपको बता दूं, आपकी पढ़ाई उतनी आपकी काम नहीं आएगी जितना आपका कॉन्फिडेंस और आपका माइंडसेट आपका काम आएगा। कोशिश करके आप ठंडा दिमाग रखिएगा, और हो सके तो अभी से ही ना सोने की वो जो आपका अगर सोने वाली साइकिल है कि आप 2 बजे सोते हो अगर दिन में, तो वो साइकिल को खत्म कर दो। अच्छा, एक और चीज, कोई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर पेपर वाले दिन हमें स्टडी को कितनी देर पहले छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा ठंडा दिमाग रहे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, ये अपना स्पेसिफिक हर इंसान का अपना अपना रहता है। कुछ लोग तो किताबें भी सेंटर में लेके जाते हैं। मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूं कि सेंटर में मैं किताबें लेके जाऊं, मुझे पर्सनली बिलीव नहीं होता, पर कुछ लोग कहीं ना कहीं मेरे से एग्री नहीं करेंगे। मैं आपको इसमें रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एग्री नहीं कर रहे हो तो मेरा चार्ट बुक जरूर लेके जाना। एफआर में और एडवांस अकाउंट्स में अगर तुम किताब लेके ही जा रहे हो तो चार्ट बुक बस लेके जाना। और अगर तुम उसमें से हो कि नहीं यार पेपर हम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के जाना चाहते हैं, थोड़ा ठंडा दिमाग रखना चाहते हैं, तो मैं उसमें बोलूंगा कि 12 सवा 12 के बजे के बाद चाहो तो तुम थोड़ा सा माइंडसेट अपना ठंडा रखना, और पानी की 2 बॉटल्स लेके जाना। यस, 2 बॉटल्स, 2 कैलकुलेटर्स, पानी की 2 बॉटल्स, 2 कैलकुलेटर्स, और पेन पेंसिल के अंदर गड़बड़ी मत करना। याद रखना कि तुम्हें जो एमसीक्यूज के जो सर्किल फिल करने होते हैं वो कैसे फिल करने होते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से ही पढ़ के जाना। 2 पानी की बॉटल, उनमें से एक पानी की बॉटल हो सकती है, दूसरी ग्लूकोज की बॉटल हो सकती है, ठीक है ना, ग्लूकॉन डी वगैरह ऐसा कुछ एनर्जी ड्रिंक की बॉटल जरूर लेके जाना, और 2 कैलकुलेटर लेके जाना, ताकि वहां पर एक ने अगर साथ छोड़ दिया तो दूसरा हमारा साथ दे दे। बस यही वाली इंपॉर्टेंट बात थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप मुझसे वो वाली बात पे एग्री करते हो कि नहीं, जब मैंने बोला कि माइंडसेट लास्ट में इंपॉर्टेंट रखता है पढ़ाई से ज्यादा, वो अगर करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमेंट में अगर आप लिख के गए कि यस इस बार तो मैं सीए बन के रहूंगा, इस बार तो मैं सीए इंटर क्लियर करके ही रहूंगा, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है और तुम मोटिवेटेड हो। अगर हाँ तो कमेंट जरूर करोगे। गाइस थैंक्स अ लॉट, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पूरी तरीके से तुम्हारे साथ हूं, अंत तक साथ दूंगा, टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट।